पुराने प्रोजेक्ट्स के, नए वाले तो 3 रुपया हो गए। तो एक तरफ 6 पैसे, दूसरी तरफ 3 रुपया है। अब 6 पैसे वालों को तुम 6 पैसे दे दो, 3 रुपया वालों को तुम बोलो कि भैया देखो मैं आपको 3 रुपया दे रहा हूं, और अंदाजन में आप चार्ज करें एक रेट, तो ठीक है अपने स्टेट के अंदर। लेकिन जैसे आप नॉर्दर्न रीजन से आप सदर्न रीजन में चले जाएंगे, रेट वेरी करेगा। एसीबी का जो सिस्टम्स है वो अपना एवरेजिंग करते हैं कंज्यूमर के लिए, दैट इज हाउ दे रन। लेकिन बियॉन्ड एसीबी यू डोंट हैव ज्यूरिसडिक्शन। इट इज लाइक एग्जैक्ट इक्विवेलेंट ऑफ सेल्स टैक्स। What the finance minister did, tried to do rather, is to say certain minimum levels of tax. He didn't get the maximum fixed in value added. I think he's achieved a great revolution there. But let me see that work. That might work in power. But what will work is only minimum, never a maximum. मिनिमम का एक्शन तो देखिए होता है। इसमें जैसे इक्वल टैरिफ की बात आपने कही, इक्वल टैरिफ नहीं हो सकता, लेकिन इतना डिफरेंस के 3 रुपए 95 पैसे और 1 रुपए 9 पैसे फर्नेस जैसी इंडस्ट्री पे, जिसके लिए सब्सिडी गवर्नमेंट, हमें नहीं लगता कि कोई एग्रीकल्चर या कोई और चीज हो जिस पे ठीक है माना जाए, लेकिन फर्नेस इंडस्ट्री के ऊपर जिसके ऊपर थेफ्ट चलती थी उस पर लीगल 1 रुपए 9 पैसे दिया जाएगा। यानी इलीगल जो थेफ्ट था उस थेफ्ट को लीगलाइजेशन हो गया ऑटोमेटिक। और लोअर कंजम्पशन नहीं है। 150 इंडस्ट्रीज है फर्नेस की यूपी में और बिहार में, जहां पर के आप फिक्र मत करो, ये बिल्कुल पिकअप होगा ये इश्यू, क्योंकि स्टेट रेगुलेटरी कमीशन 40 लाख रुपीस पर मंथ का बिल है। उत्तर प्रदेश के स्टेट रेगुलेटरी कमीशन ने नोटिस दिया, मुझे मालूम है इसी इश्यू पर। देखिए सर, हम इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है हमारी बात में अप्रोच है कि हमारी 40 इंडस्ट्रीज बंद हो गई। राजस्थान की 40 फर्नेस से बंद हो चुकी, भिवाड़ी में 6-8 भट्टियां चल रही हैं, वो 8-6 भट्टी वाले यहाँ बैठे हैं। सर मैं आपसे सर मैं ये आपसे जरा मुखातिब होना चाहता हूँ कि दिल्ली में जैसे टेलीकम्युनिकेशंस की लिबरलाइजेशन हो गई है, ऐसी ही इलेक्ट्रिक की अगर लिबरलाइजेशन हो जाए कि जो इंसान के अगर फर्ज कीजिए एग्रीकल्चर में उसने अपने मीटर लगवा रखे हैं, वो अपने को कमर्शियल में या डोमेस्टिक में कराना चाहे तो यहाँ बहुत मुश्किल होता है और इसके लिए बड़ी भारी रुकावटें हैं। तो जैसे टेलीकम्युनिकेशन में फैसिलिटी हो गई है, ऐसे ही यहाँ पे भी अगर कन्वर्ट कराना चाहे तो उसके लिए बहुत यहाँ पे फॉर्मेलिटीज और डिफिकल्टीज हैं। एंड सेकेंडली यहाँ पे बहुत सी कॉलोनीज जितनी भी दिल्ली की हैं वो चाहती हैं कि हमारे मीटर लगें, लेकिन उसमें जैसे कि सैनिक फॉर्म है या ये हैं, वहाँ मीटर नहीं लगते हैं। कितना भी इंसान चाहे तो वो उसके लिए डोमेस्टिक मीटर्स नहीं लगते हैं। एग्रीकल्चर भी पास होते हैं, हालांकि वहाँ कोई एग्रीकल्चर नहीं है, सारी की सारी कॉलोनी बन चुकी है। सैनिक फार्म का मेजॉरिटी प्रॉब्लम मैं बता दूं सेल्फ जनरेटेड है। दे हैव देयर ओन लिटिल प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और जो बाकी पावर वहां जाता है बहुत कम है, चोरी होता है, उसमें कोई बिलिंग नहीं होता है, सब जानते हैं, लेकिन वो बहुत कम है, इनफैक्ट 10% है। दे वहां तो वहां के सैनिक फार्म के लोग तो 3 रुपया देते हैं पावर के लिए, 1 यूनिट के लिए, क्योंकि वहां डीजल जनरेटर्स लगा के उन्होंने एक कॉलोनी के तौर से केबल वेबल डलवा के पूरा, मतलब टेक्निकली इलीगल, दे कैन नॉट डू डिस्ट्रीब्यूशन, बट क्योंकि डेसू ने पावर नहीं दिया, उन्होंने ये किया। डेसू वाले मेरे पास आके रो रहे थे कि हम कुछ करें साहब, हमें तो अनुमति दो, हम जाके लगवाएं, बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम। वहां सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस लगा हुआ। बट जो आप कह रहे हैं कन्वर्शन का, हाँ कन्वर्शन का बहुत लोगों ने कहा है कि इसको आसान करने चाहिए, लेकिन क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर कनेक्शन कोई लेते हैं और डोमेस्टिक भी लेते हैं साथ, कन्वर्शन के लिए बहुत कम लोग मांगते हैं। वहां क्या होता है कि एग्रीकल्चर में ज्यादा कंज्यूम करें क्योंकि रेट कम है, और डोमेस्टिक दिखाने के लिए रखते हैं, तो ये सब सस्पिशंस होते हैं। बट अल्टीमेटली ये सॉल्व तभी होगा दिल्ली में, कम से कम जब हम प्राइवेटाइज करेंगे। दिल्ली में देशों का बस का नहीं है, इतना ज्यादा रोक लग गया। I think we have had enough questions, and I would now request the President to give a vote of thanks.
Chair Shri J.N. Ahmed, Honorable Chief Guest of ours, Shri P.R. Kumar Mangalam, other dignitaries on the dais and respected audience. In ancient India, King Bhartari Hari, the greatest poet of his time and a legend, in folk language he was known as Jab Tak Dhartari Tab Tak Bhartari. So he put humans in three categories in the matter of attitude towards life. He says, the base persons do not undertake any of the task, fearing, apprehending the fear of obstacles. The mediocre persons start work but give up in the face of odds. The people of excellence, once they start working, they do not quit whatever the difficulties, obstacles, impediments and hazards. It is this third category which guides the public, rules the nation through devotion and selfless service. Good government is assured when this group is in power, and it is this group which we badly need at present if our dream of taking the nation into the new millennium, of taking the nation to a great global economic power is to materialize. What a fine and strange coincidence that our stars favored us with the turn of events, where we chose a coterie of persons that put in our share God sent of a person who has from very beginning been holding the portfolio of power, the basic input of bringing peace, prosperity and power that fulfills our ambitions and redeem our promise of achieving the status of that world economic power. And who is that personality? Of course, none other than our honored guest, chief guest today, Shri P.R. Kumar. We fully hope that he will foot the bill well. Now, we are with the attachment of this time and development of such a situation, we are encouraged to entertain some expectations and raise certain suggestions. Since I fear that if I express these orally, extemporally, probably my memory at this advanced stage might ditch me, and it is to the loss of the listeners. So I thought that I should record this on paper. I have jotted it on the paper, and I shall read it to you what our expectations are and what we expect from it. Though he has, in his effusive speech, has said everything, but still formality is there, and we still wish to repeat it, to emphasize it again and again. As a growing and developing nation, India requires more and more power to meet the needs of industry, agriculture, trade, and even of daily life because of growing dependence on electronic gadgets and information technology. The enormity and gravity of the task entrusted to the Honorable Minister can be well imagined,
coming from an illustrious family, it is heartening to note that he is doing job with great imagination and dynamism. The very fact he is one of the few ministers whose portfolio has not been changed testifies to his ability, capacity and integrity. I feel confident that he will do the great job with the same zeal and enthusiasm. I am sure the people would laud his achievement, and they will in return full cooperation and unstinted support to him. Shri Radhesham, the director of the institute, has made in his speech here several suggestions and raised certain issues and questions. For instance, he has said, how can industry help in the task undertaken by the Minister of Power? This is like saying, ask not how the country can help you, ask how you can help the country. This way, all we want is that the task of meeting India's growing energy needs are met and met soon. He further mentioned that the institutions planning to organize the 13th Economic Development Conference in the year 2000. It is also planning to hold a seminar on quality consciousness in the coming months. It need hardly be mentioned that all these programs can be launched and implemented with the help and cooperation of the industrial community and support of the government. In the end, I express my thanks to the Honorable guest of today for having passed this very busy and very good time to be with us and our request, giving us an opportunity to celebrate the gala function arranged in his reception. Here, one idea has been haunting me ever since I was here on this dais, whether to say it or not, but though at this age, emotions have taken a high hand on me, and I must say because I can't control it. We have a special relation with the Honorable Chief Guest of today. And what is this? His name decorates the list of patrons of the Institute. And so long as we are no source of harm to his high position and the position that he holds, we have the privilege to retain it because it enhances the prestige of the Institute. Really, how lucky we are to have this great gem of a person who will glorify the future of India. So I now formally thank all those that are over here. I thank the exalted press, all our respected guests and friends coming from the high level in this society to join us on this occasion and make a present. Special thanks are due to the office of various associations. Professor A.K. Crowell, Dean, Faculty of Delhi University, and Dr. S.P. Ishtiaq Ahmed, Director, Northern India Textile Research Association, for having graced the occasion. Once again, we thank one and all and one for the most welcome participation. Thank you. Yes, the last thing, a hot cup of tea is waiting for you.